हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और हम लोग जीके जीएस श्रृंखला के सभी विषयों पर तथ्यात्मक चीज़ों पर बात किया जा रहा है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। उसके उसके विषय पर हम लोग बात किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो भारत का संविधान है, भारतीय संविधान राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग भारतीय संविधान को देखा जा रहा है। और उसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि जो मौलिक अधिकार है वो किस प्रकार से वर्णित किए गए हैं। ठीक है, और इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी बातें की है, जिसमें भाग 1 और भाग 2 कंप्लीट हो चुका है। भाग 3 पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कि जो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए हैं वो आपको भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त हैं। ठीक है, और कुछ अधिकार जो है केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। ठीक है, और कुछ अधिकार जो है जो विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो मौलिक अधिकार के बारे में अगर पढ़ा जाए तो ये आप जानते हैं कि जो भारत के सभी नागरिक हैं उनको जानने की ज़रूरत है कि उनके क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो ये चाहे कोई इस क्षेत्र में हो या राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में हो या न हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, उसको अपने अधिकारों के बारे में जानना ही चाहिए। ठीक है, और जो मौलिक अधिकार है वो किस विषय में बात करते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार और राज्य और नागरिकों के बीच में बात किया जाता है। और जिसमें जो इसमें कानून बनाया जाता है, आप देखेंगे कि वो कहाँ से पास होकर आते हैं, संसद से पास होकर आते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। और आज से हम लोग शुरू करेंगे जो मौलिक अधिकार है भाग 3 का 12 से 35 अनुच्छेद है। और आज हम लोग बात करेंगे समानता के अधिकार पर, क्योंकि अनुच्छेद 12 और 13 वो पिछले वीडियो में हो चुके हैं। और 14 से लेकर 18 तक जो समानता का अधिकार है उस पर हम लोग बात करेंगे। और 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में वर्णित किए गए हैं उसके विषय पर धीरे धीरे एक एक करके हम लोग बात किया जाएगा। क्योंकि अधिकारों को एकदम विधिवत तरीके से एकदम पूर्ण रूप से जानिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए कि क्या क्या चीज़ें जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार ये इस तरह से वर्णित किए गए हैं कि जो मानवों के अधिकार है। अब इस तरह से देखिएगा, जितना भी आप सोच सकते हैं। ठीक है, अगर अनुच्छेद 21 की हम बात करें, मौलिक अधिकार के जो भाग 3 के जो अनुच्छेद 21 में बात किया गया है वो आपके जितना भी सोच सकते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आप लोगों के अधिकारों में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अधिकारों पर रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं, प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। यहाँ तक प्रतिबंध है कि आपका अधिकार उतना ही तक है कि जहाँ तक आपके सामने वाले को परेशानी ना हो, क्योंकि उसके भी अधिकार जो है आप ही की तरह हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि सभागम बनाने की जो बात की जाती है अनुच्छेद 19 के तहत, तो वहाँ पर जो सभा और संस्थाएँ बनाने की बात की जाती है, तो वो सभा और संस्थाएँ उसी आधार पर होंगी कि अन्य नागरिकों को परेशानी न हो। ये रिस्ट्रिक्शन जो है मौलिक अधिकारों पर लगाया जाता है। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि रिस्ट्रिक्शन में वही चीज़ होता है कि जैसे कि किसी भी अन्य व्यक्ति को या राज्य के नागरिकों को उसको परेशानी न हो। ठीक है, और आपका अधिकार यानी कि यहाँ पर इस तरह से सोचिएगा कि जो मौलिक अधिकार है वो सीमित है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति सो रहा है, कोई खा रहा है, कोई स्वच्छ हवा में सांस ले रहा है, तो उसको आप उस तरह से वंचित नहीं कर सकते, उसको आप उस तरह से प्रतिबंध नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये आपके मौलिक अधिकारों में आता है। जैसे कि निजता का अधिकार हो गया, प्राइवेसी का जो अधिकार है, फिर सूचना का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है, और फिर इसके बाद आप देखेंगे कि जो विदेश जाने का अधिकार है, ये सारे अधिकार जो हैं आपको प्राप्त हैं। ठीक है, यहाँ तक कि ये भी अधिकार प्राप्त है कि आप अपने मन पसंद से, अगर आप बालिग हैं तो मन पसंद से भी विवाह कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा, यानी कि यहाँ तक कि आप अपने माता पिता के भी वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। ठीक है, और ये ध्यान देने वाली बात है कि जो प्राइवेसी का अधिकार है, निजता का अधिकार जिसे बोला जाता है, अपनेपन का अधिकार बोला जाता है, और वहाँ पर ये भी बात कहा गया है कि यहाँ पर आपके अपनेपन से कोई भी वंचित नहीं कर सकता, चाहे वो आपके माता पिता ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बातें हैं। और यहाँ पर मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर अपने अधिकारों के बारे में जानिए। अधिकारों के बारे में जानने से जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जो आप लोगों का शोषण होता है वो थोड़ा कम हो जाएगा। शोषण तो मान लीजिए, करप्शन तो हर जगह रहता है, शोषणकारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें जो है कम दिखाई देंगी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि भारत के संविधान मौलिक अधिकार भाग 3 के जो अनुच्छेद 12 से 35 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ दी गई हैं। और आज हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 14 से 18 तक, यानी कि समानता के अधिकार पे। ठीक है, तो यहाँ पर समानता का अधिकार आप देखिए कि अनुच्छेद
अगर अनुच्छेद हम 14 की अगर बात करें तो यहाँ पर जो 2 शब्द लिखा गया है, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। ठीक है, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, ये 2 शब्द जो है 2 देशों से लिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि विधि के समक्ष जो समता है वो किसके से लिया, कि किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से ये लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है। फिर इसके बाद देखिए, जो विधियों को समान संरक्षण की बात की जाती है वो किस संविधान से लिया, किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये प्रश्न पूछता है कि कौन सी चीज़ जो है किस देश से भारतीय संविधान में लिया गया है। यहाँ पर ये बात ध्यान दीजिएगा और इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 15 के बारे में। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य विभेद नहीं करेगा। ठीक है, और अनुच्छेद 15 और 16 मौलिक अधिकार में जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है शुरुआत के, जो समानता के अधिकार में, अनुच्छेद 15 और 16, और ये जो अधिकार है ये आपके हर एक चीज़ से संबंधित, जैसे सामाजिक जीवन हो गया, शैक्षणिक अधिकार हो गए, और फिर उसके बाद SC ST से भी संबंधित है, और रिजर्वेशन जो आरक्षण की बात की जाती है वो इसी अनुच्छेद 2 अनुच्छेदों में बात की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य विभेद नहीं करेगा। ठीक है, और इस पर एक मूवी भी बनाई गई है, आर्टिकल 15 करके है। ठीक है, इस मूवी को देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए कि समाज में क्या क्या चीज़ें हो रही थी। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। आर्टिकल 15 देखिए, बहुत ही बढ़िया मूवी है, और ये अनुच्छेद 15 पर आधारित है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य विभेद नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, और इसमें कई क्लॉज हैं, 6 क्लॉज हैं, 6 क्लॉजों से प्रश्न बनते हैं। जो पहला 15(1) की अगर हम बात करें, 15(1) की आप बात करें, देखिए कि जो अनुच्छेद 15 में बात की गई है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, इसी के आधार पर सारे के सारे जो क्लॉज बनाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुछ चीज़ें कॉमन चीज़ें होती हैं तो वो अनुच्छेद आते जाएंगे, हम कॉमन चीज़ें बताते जाएंगे, वो हर एक क्लॉज में मान्य रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि धर्म, मूल वंश, जाति के जन्म स्थान के आधार पर राज्य विभेद नहीं करेगा, और वही बात जो है अनुच्छेद 1 में भी, अनुच्छेद 16 के क में 1 में दिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद अनुच्छेद 16 के 2 में देखिए, 16 के 2 में क्या दिया गया है कि यही आधार बनेंगे, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान आधार बनेंगे। और फिर वहाँ पर जो 2 के क में दिया गया है, वहाँ पर क्या चीज़ें दिया गया है कि किस आधार पर जो है वहाँ पर उसको विभेद नहीं किया जाएगा, प्रतिषेध लगाया जाएगा। कौन कौन सा आधार है उसमें देखिए कि सार्वजनिक दुकान है। ठीक है, कोई भी दुकान है वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को जाने से रोका नहीं जा सकता है। फिर उसके बाद सार्वजनिक भोजनालय है, यानी कि जो ढाबा होते हैं वो आ जाते हैं, ढाबा हो गया, होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, इस तरह की चीज़ें। फिर उसके बाद होटल हो गया, और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान जो है, जैसे सिनेमा हो गया, नाटक हो गया, ऑर्केस्ट्रा हो गया, वहाँ से जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि यहाँ पर भी जाने के लिए राज्य या कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को निर्बंधित नहीं करेगा। ठीक है, प्रतिबंध नहीं लगाएगा। फिर उसके बाद देखिए कि 2 ख में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 15 के क्लॉज 2 के ख में क्या दिया गया है कि उसमें भी बताया गया कि कुआं, तालाब, स्नानाघाट, सड़क और सार्वजनिक सभागार, यहाँ से भी कोई भी व्यक्ति को वहाँ पर प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, तो क्या क्या चीज़ें हैं, यानी कि हर एक चीज़ जो है वहाँ पर ला दी गई है कि वहाँ पर ला दी गई है कि वहाँ पर कोई भी प्रतिषेध की बात नहीं की जाएगी किसी भी व्यक्ति के बारे में। और सबसे बड़ी बात है कि आप इस तरह से देखिए कि धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग या जन्म स्थान ये किसके लिए प्रयोग होगा। ठीक है, भारत में अगर हम बात करें इन आधारों पर कौन कौन व्यक्ति आ सकते हैं, देखिए 2 ही 3 व्यक्ति हैं, जैसे SC ST हो गया, 2 लोग ये हो गए। फिर उसके बाद जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो भी आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो इसके आधार पर कौन कौन लोग आएंगे, अब यहाँ पर हम लिख देते हैं कि SC ST आ जाएंगे, क्योंकि जितने भी ज़्यादातर अधिकार जो दिए गए हैं समाज के पिछड़े वर्गों को दिया गया है, जो समाज में जो शोषित वर्ग है, जैसे कि शैक्षणिक वर्ग से पीछे, फिर सामाजिक वर्ग से पीछे, उसको अधिकार दिया गया है, तो SC ST हो गए। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आर्थिक रूप हो गया, आर्थिक वाला भी बात हो गया यहाँ पे। और फिर उसके बाद अल्पसंख्यक हो गए, अल्पसंख्यक। ठीक है, अल्पसंख्यक का यहाँ पर अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या ली जाएगी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या ली जाएगी भारत के संदर्भ में कि यहाँ पर जिनकी संख्या कम है। ठीक है, किस आधार पर कम है, धर्म के आधार पर संख्या कम है। ठीक है, यहाँ पर धर्म के आधार पर जिसकी संख्या कम है उनको अल्पसंख्यक वर्ग में लिया जाता है। और SC ST क्या होता है कि SC मतलब शेड्यूल ट्राइब, अरे शेड्यूल ट्राइब का शेड्यूल कास्ट।
ठीक है, अनुसूचित जाति। और फिर उसके बाद एसटी की बात करें तो शेड्यूल ट्राइब, जैसे कि आदिवासी लोग हो गए, ठीक है, तो उनमें जो लोग आएंगे और इन जो क्षेत्रों में जो लोग आएंगे, जो अल्पसंख्यक वर्ग में आएंगे, जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में, मान लीजिए कि ये तो बहुत बाद की चीज़ें अभी हाल ही में 2019 में जोड़ा गया है आर्थिक रूप से, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है ये SC ST अल्पसंख्यक वर्ग के लिए बात की जाती है। ठीक है, ये सारे जो प्रावधान है इन्हीं 3-4 लोगों के बीच में रहेंगे। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात, ये कॉमन चीज़ है। ठीक है, ये कॉमन फैक्टर है कि जो अनुच्छेद 15 और 16 में जो वर्णित अधिकार है ये इन्हीं 3-4 लोगों के इर्द गिर्द घूमेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, और इसका प्रयोग हम बार बार नहीं करेंगे, एक ही बार में आपको हम आपको बता दिए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा राज्य। और वहाँ पर देखिए कि हर एक चीज़ है, दुकान है, भोजनालय, मनोरंजन का स्थान है, कुआं, तालाब, स्नानाघाट, सड़क, यानी कि रोड भी हो गया, फिर उसके बाद सार्वजनिक सभागार। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के आधार पर कोई भी प्रतिषेध नहीं लगाएगा। फिर इसके बाद देखिए कि अनुच्छेद 15 के क्लॉज 3 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 15 के क्लॉज 3 में स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध की बात की गई है। ठीक है, और हर एक जितने भी अनुच्छेद पढ़ाएंगे, जितने भी अनुच्छेद बताएंगे, उसमें राज्य के बारे में ही बात की गई है। ठीक है, केंद्र सरकार से कानून बनकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए उसमें स्त्रियों और बालकों को भी शामिल किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 15 के क्लॉज 3 में स्त्रियों और बालकों के लिए भी वहाँ पर विशेष नियम कानून बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्लॉज हमेशा याद रखिएगा, यहीं से प्रश्न बनते हैं, क्लॉजों से प्रश्न बन जाते हैं। अभी आप देखेंगे कि UP RO का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी क्लॉज से प्रश्न बने थे। और कौन सा प्रश्न बना था यहाँ पर देखिएगा कि अभी जब बताएंगे तो आप लोग अगर पेपर ऊपर दिए होंगे तो वहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सा अनुच्छेद वहाँ पर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो स्त्रियों और बालकों को कहाँ जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, कि अनुच्छेद 15 के क्लॉज 3 में। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए। और चौथे में क्या दिया गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ वर्ग। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर चौथे में जो दिया गया है अनुच्छेद 15 के क्लॉज 4 में कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, ठीक है, और SC ST या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति के संबंध में नियम जो विशेष कानून है वो बनाने से कोई भी राज्य निवारित नहीं कर सकता, यानी कि मना नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। और ये कब जोड़ा गया, ठीक है, जो संशोधन है इसी में हम बता देंगे कि आप लोग वहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा बगल में कि किस संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया, कौन सा अनुच्छेद के तहत जिसको माना जाता है। ठीक है, तो पहला ये संविधान संशोधन है, उसके तहत ये जोड़ा गया। और इसमें कौन सा जो अल्पसंख्यक वर्ग है, ठीक है, इसके आधार पे जो अनुच्छेद दिए गए हैं भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार में जो इसके आधार पर अनुच्छेद दिए गए हैं, कौन कौन सा अनुच्छेद है अल्पसंख्यक के हितों के लिए, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ठीक है, अल्पसंख्यक के हितों के जो अधिकार क्षेत्र हैं वो अनुच्छेद 29 और 30, इन दोनों का अनुच्छेदों का जो प्रयोग है अनुच्छेद 15 में बहुत बार हुआ है। और इन्हीं के आधार पर और एक अनुच्छेद और ले लीजिए, अनुच्छेद 19। ठीक है, अनुच्छेद 19, 29 और 30 के आधार पर जितने भी संविधान संशोधन किए गए हैं भारतीय संविधान में वो अनुच्छेद जो भाग 3 के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 15 और 16 में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और इन्हीं के आधार पर जो संशोधन हुए हैं। ठीक है, तो पहला संविधान संशोधन जो है 1951 के तहत सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ वर्ग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई विशेष कानून बनाने से कोई राज्य नहीं रोकेगा। वो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29 में, 29 का खंड 2 है। ठीक है, 29 का खंड 2 के आधार पर। और अनुच्छेद 29 और 30 के बारे में हम लोग जहाँ बात करेंगे कि अल्पसंख्यक के हितों का जो अधिकार का क्षेत्र है कि वहाँ पर क्या क्या बातें की गई हैं, कि जितने भी जो अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षण संस्थान है उसके बारे में भी बात की गई है। और अल्पसंख्यक से जो वर्ग है उनके जो संस्था है उसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। तो अनुच्छेद 29 के खंड 2 के आधार पे यहाँ पर इसके वो अनुच्छेद जोड़ा गया था, वर्ग जोड़ा गया था, क्लॉज। फिर इसके बाद देखिए कि जो 15.5 है, 15.5 के आधार पर क्या किया गया, यहाँ पर भी वही चीज़, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ वर्ग, और इसमें एक अनुच्छेद और भी शामिल कर लिया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 19। ठीक है, अनुच्छेद 19 का जो क्लॉज है 6, अनुच्छेद 19 का जो क्लॉज है 1(6) जो है उसके आधार पर यहाँ पर संशोधन किया गया था। ठीक है, और अनुच्छेद 29 भी वहाँ पर शामिल होगा। और क्या कौन सा संविधान संशोधन है, अनुच्छेद संविधान संशोधन 93वां संविधान संशोधन 2005 के तहत ये जोड़ा गया था। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कि जो क्लॉज 6 है, अनुच्छेद 15 का जो क्लॉज 6 है वो क्या कहा गया कि आर्थिक रूप से दुर्बल जो, यानी कि जो अभी हाल ही में जोड़ा गया था 2019 में, आर्थिक रूप से जो दुर्बल लोग हैं उसके आधार पे कि
जो 10% का आरक्षण का नियम है, 10% आरक्षण का जो नियम है उसको जोड़ा गया था। और कौन सा संविधान संशोधन है? 3वां संविधान संशोधन 2019, अनुच्छेद 19, 29 और 30 को यहाँ पर शामिल किया गया था। उसके आधार पर यह संशोधन हुआ है। ठीक है, तो अनुच्छेद जो 15 के जो क्लॉज 6 क्या कहता है कि आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के लोगों के लिए जो 2019 में संशोधन हुआ था, 103वां संविधान संशोधन, ठीक है, वो 10% आरक्षण का वहाँ पर बात करता है कि इनको भी आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, आरक्षण का भी हम लास्ट में बता देंगे कि कैसे कैसे आरक्षण का बंटवारा किया जाता है 103वां संविधान संशोधन 2019 में, और उन्हें जो किस आधार पर किया गया था? अनुच्छेद 19, 29 और 30 के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और फिर उसके बाद देखिए कि जो अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 15 के जो क्लॉज हैं उनको आधार बनाया गया था अनुच्छेद 16 में कि लोक नियोजन के अवसर पर, ठीक है, लोक नियोजन के विषय के अवसर पर समानता, ठीक है, अवसर की समानता, ठीक है, लोक नियोजन के विषयों पर जो अवसर की समानता है उसको, यानी कि जो पदोन्नति वाला बात है, उन्नति और पदोन्नति, ठीक है, उन्नति पदोन्नति और यहाँ पर एक और ले लीजिए आरक्षण। ठीक है, इन 3 के आधार पर और रिक्तियाँ, ठीक है, किसी भी संस्था में जो रिक्तियाँ बचती हैं उसके आधार पर, ये 4 जो चीज़ें हैं इसको आप ले लीजिए। और वही जो चीज़ें हैं कि 16 में अनुच्छेद 16 में देखने को मिलेंगी, यही 4 चीज़ें। ठीक है, तो अब देखिए कि लोक नियोजन के विषय के पर अवसर की समानता। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 16 का क्लॉज 1 क्या कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर, ठीक है, नियोजन और नियुक्ति के संबंध में, यहाँ पर एक कॉमन शब्द ले लीजिए कि राज्य और राज्य के अधीन जितनी भी जो सेवाएं हैं और उसमें योग्यता और जो पर्याप्त साधन है उसके आधार पर, ठीक है, क्या होगा? जो अनुच्छेद 16 में क्या होगा कि यहाँ पर लिख लीजिए कि राज्य, ठीक है, अधीन सेवाएं और पर्याप्त साधन, पर्याप्त वर्ग ले रहे हैं, और फिर पद, पर्याप्त पद। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 चीज़ों के आधार पर इसमें संशोधन किया गया। ये ध्यान दीजिएगा, कॉमन चीज़ें हम आपको बता देंगे, वही जो चीज़ें रहेंगी वो सभी क्लॉजों से संबंधित रहेंगी। ठीक है, तो इसको हम बता दिए कि राज्य के अधीन सेवाएं, और फिर उसके बाद राज्य में पर्याप्त जो पद है, फिर वर्ग है। ठीक है, तो उनके आधार पर यह संशोधन होंगे। तो लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता, और कौन कौन सी चीज़ों में क्या बदली जाएंगी? उन्नति, पदोन्नति, आरक्षण और रिक्तियाँ। ठीक है, तो ये जो सीटें हैं उसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो क्या पहला जो क्लॉज क्या कहा कि राज्य के अधीन किसी भी पद, ठीक है, कोई भी पद जो है राज्य के अधीन, जो संस्थाओं में नौकरियों में जो पद है उसके लिए जो नियोजन है, यानी कि जो निर्माण होगा, जो नियुक्ति होगी, उसके विषय में विशेष कानून बनाने से निवारित नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो किस पर? जो अनुच्छेद 16 का जो क्लॉज 1 है, नियोजन और नियुक्ति, और कौन से आधार बनेंगे? यही बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उन्नति, पदोन्नति, आरक्षण और रिक्तियाँ जो हैं क्या बनेंगे? यही बनेंगे आधार। और नियोजन और नियुक्ति के संबंध में वहाँ पर विशेष अधिनियम, नियम बनाए जा सकते हैं। ठीक है, निवारित नहीं करेगा राज्य। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कि वही बात है कि अनुच्छेद 16 के क्लॉज 2 में धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान, और यहाँ पर एक शब्द जोड़ दिया, और ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक शब्द और जोड़ दिया है कि निवास के आधार पर। ठीक है, धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान, ये तो अनुच्छेद 15 में तो दिया ही है, और अनुच्छेद 16 के क्लॉज 2 में जोड़ दिया निवास। ठीक है, निवास के स्थान पर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो या किसी भी धर्म से संबंधित हो, ठीक है, वो क्या होगा? अपात्र नहीं होगा, और ना ही उसके साथ विभेद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति और जन्मस्थान या निवास के आधार पर राज्य वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को अपात्र घोषित नहीं कर सकता, और ना ही उसके साथ विभेद कर सकता है। ये समझ में आया? ध्यान आया? ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद देखिए कि जो अनुच्छेद 16 का क्लॉज 3 है, क्लॉज 3 का कहता है कि जो कानून बनाने का अधिकार है वो संसद के पास रहेगा। ठीक है, जो कानून बनाने का अधिकार है संसद के पास रहेगा। फिर क्लॉज 4 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 16 के क्लॉज 4 में क्या कहा गया कि नियुक्तियों और पदों के लिए आरक्षण। ठीक है, तो जो नियुक्तियों और पदों के लिए आरक्षण की बात की जाती है तो अनुच्छेद 4 के क में, ठीक है, अनुच्छेद 16 के 4 के क में क्या दिया गया? SC ST की बात की गई है कि SC ST को आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, नियुक्तियों पदों के आरक्षण के लिए 4 क में, अनुच्छेद 16 के 4 क में
SC ST के लिए पद का आरक्षण की बात कही गई है। कौन सा संविधान संशोधन है? 77वां संविधान संशोधन 1975। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कौन सा संविधान संशोधन है? 77वां संविधान संशोधन 1975। फिर उसके बाद देखिए इसमें एक और संविधान संशोधन किया गया था, 85वां संविधान संशोधन। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 85वां संविधान संशोधन एक और है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि क्या है इसमें, कि ये कब हुआ था। ये इसको बाद देखिएगा कि 2000 या 2001 की बात होगी। ठीक है, 2001 या 2000 की बात ये होगी, ध्यान दीजिएगा, ये बात चेक कर लीजिएगा कि 2001, क्योंकि 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था जो शिक्षा से संबंधित है। तो ये 85वां तो 2001 या 2002 का होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या जोड़ा गया कि किसी वर्ग, ठीक है, इसमें जोड़ा गया था कि किसी वर्ग में जो पद है उसमें जो ज्येष्ठ यानी कि जो वृद्ध, जैसे कि जो उस तरह से मान लीजिए कि जो कोई उच्च व्यक्ति है, ठीक है, तो उसको जो प्रोन्नति मिलेगी, पदों में जो प्रोन्नति मिलेगी ज्येष्ठतम के आधार पर मिलेगी, यानी कि जो वरिष्ठ है। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द नहीं मिल रहा था, तो वो मिला कि जो वरिष्ठ है, वरिष्ठता के आधार पर वहाँ पर पदों में प्रोन्नति और आरक्षण वहाँ पर उन्नति दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये किसी भी वर्ग के बारे में बात करता है, किसी भी वर्ग में। ठीक है, किसी भी वर्ग में यहाँ पर पदों में आरक्षण की बात करता है। ठीक है, तो कब जोड़ा गया? 85वां संविधान संशोधन 2000 या 2001 में हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कि जो अनुच्छेद 16 का 4ख है, ठीक है, अनुच्छेद 16 का 4ख है, उसमें क्या किया गया? रिक्तियों के संबंध में आरक्षण दिया गया था कि अगर किसी राज्य में कोई भी जो संस्था है उसमें जो पद बचे हुए हैं या पदों पर जो नियुक्तियां हो रही हैं उसके संबंध में जो आरक्षण की बात की जाती है वो अनुच्छेद 16(4) के ख के तहत बात की जाती है। और कब जोड़ा गया था? 81वां संविधान संशोधन सन 2000 के द्वारा, 81वां संविधान संशोधन सन 2000 के द्वारा वह जोड़ा गया था। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और फिर उसके बाद देखिए कि अनुच्छेद 16(5) में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 16(5) में विधि का प्रवर्तन दिया गया कि यहाँ पर इस तरह से बात किया गया कि कोई भी अन्य विशेष धर्म से संबंधित कोई पदाधिकारी है उसके जो अधिकार हैं वहाँ पर विधि के प्रवर्तन के द्वारा वहाँ पर उसके अधिकार छीने नहीं जा सकते। ठीक है, यानी कि जो विशेष अधिकार हैं अन्य धर्मों के लिए या अन्य संप्रदायों के लिए विशेष अधिकार यहाँ पर बात करता है कि इनका जो अधिकार है वो कम नहीं होगा। ठीक है, एक बात समझने के लिए हमने आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था कि यहाँ पर जैसे क्लॉज पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें उसमें लिखी गई हैं, तो जो समझने वाली चीज़ें हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो समझ चीज़ें हैं वो आप लोगों को हम बता देते हैं कि ये इतना पढ़ लेंगे तो इस इन जो अनुच्छेद दिए गए हैं उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे इससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि विशेष अधिकार जो दिए गए हैं विशेष धर्म संप्रदायों को उसको प्रवर्तन के द्वारा छीना नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये अब देखिए कि जो अनुच्छेद 16 का क्लॉज 6 है, अनुच्छेद 16 का जो क्लॉज 6 है वो क्या है? आर्थिक रूप से दुर्बल व्यक्ति के लिए 10% आरक्षण। और ये संविधान संशोधन 2019। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन, यानी कि अनुच्छेद 15 और 16 में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 15 और 16 में, यहाँ पर अनुच्छेद 15 व 16 में, और 15 में कौन सा क्लास जोड़ा गया था? ठीक है, 15 में 6वां क्लास जोड़ा गया और 16 में भी, 15 और 16 में यहाँ पे भी 6वां क्लास है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या है? 6वां क्लास यहाँ पर भी है और 6वां क्लास यहाँ पर भी है। ये जो संविधान संशोधन किस संविधान संशोधन से संबंधित है? 103वां संविधान संशोधन से संबंधित है। कब हुआ था? 2019 में। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत अनुच्छेद 15 और 16 में क्लॉज 6 जोड़ा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कि 15 और 16 जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हो गया। और फिर उसके बाद देखिए कि अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है, अनुच्छेद 17 के बारे में ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें पूछा ना गया हो। ठीक है, अनुच्छेद 17 के बारे में ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा, परीक्षा नहीं होगी भारत में जिसमें पूछा ना गया हो। वनडे एग्जाम से लेकर सिविल सर्विस के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया है कि अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अस्पृश्यता का अंत, अगर अस्पृश्यता का हम जो शाब्दिक अर्थ लिखे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि छुआछूत के बारे में ये बात करता है, छुआछूत। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस तरह से है कि छुआछूत किसके लिए होगा? जो समाज में जो पिछड़े वर्ग हैं
या फिर उसके बाद जो समाज में निम्न कोटि से देखा जाता है, जो समाज में हीन भावना से रहते हैं, उनके लिए अस्पृश्यता का अंत का बात किया जाता है। यानी कि देखेंगे कि भारतीय संविधान में जो समाज से पिछड़े वर्ग हैं, समाज में शोषित वर्ग हैं, जो समाज में हर तरह से पिछड़ा है, उसके बारे में ये प्रावधान करते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, और फिर उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 18। ये आप देखेंगे कि अनुच्छेद 17 का अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सब कुछ आ जाता है। एक इससे एक्ट संबंधित है या SC ST से संबंधित है, दलितों से संबंधित है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का है, वो इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो उसमें क्राइटेरिया दिया गया कि किस किस आधार पर वहाँ पर जो दलितों के साथ वहाँ पर व्यवहार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर देखिए कि जो छुआछूत की जो बातें, अस्पृश्यता की जो बातें हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, जैसे कि अब इस तरह से देखिए कि आप किसी भी SC ST के घर के सामने वहाँ पर गोबर नहीं फेंक सकते, कूड़ा कचरा नहीं कर सकते, उनको गाली नहीं दे सकते, अपशब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, उनको आप अपमान की दृष्टि से नहीं देख सकते। यानी कि वहाँ पर आप उनके लिए कुछ भी इस तरह से कार्य नहीं करेंगे जिससे उनके अधिकारों का आनंद हो। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और फिर उसके बाद देखिए 18 अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत में यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जितने भी सरकारी कर्मचारियों को उपाधियाँ हैं वहाँ पर उसको अंत करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो अनुच्छेद हैं वो कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो अनुच्छेद बताए गए हैं, जो अनुच्छेद जो समझाए गए हैं, उसको आप लोग पढ़ते रहिए, समझते रहिए। और बहुत सारी चीज़ों में जो चीज़ें कॉमन रहेंगी हम आपको शुरू में ही बता देंगे। पढ़ाते समय उसको शुरू में ही बता देंगे, तो आप लोग वहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। होइएगा कि जो किसी एक अनुच्छेद में दिया वो दूसरे अनुच्छेद में अलग से देगा। तो वो सारी चीज़ें, अब जो भारतीय संविधान के बारे में बात करें, भारतीय संविधान 3 लोगों के बारे में बात करता है कि जो केंद्र है, राज्य है, अब जो पूरे देश के नागरिक हैं, यही 3 चीज़ों के अंदर इर्द गिर्द भारतीय संविधान घूमेगा। ठीक है, पूरा इसके अलावा और कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसी आधार पर अब जो चीज़ें बताई जाएंगी उसको आप लोग नोट डाउन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और एक बात हमने बताया था कि आरक्षण के बारे में अगर बता दें आपको, तो किसी भी राज्य में वो 50% से आरक्षण की बात आगे नहीं की जाती है। और इसमें भी अनुच्छेद 15 और 16 में भी बात किया गया कि अगर कोई रिक्तियाँ हैं, जैसे कि कहा गया ये उन्नति पदोन्नति वाली जो बात है, तो इसमें जो आरक्षण की बात की जाएगी वो 50% से ऊपर नहीं जाएगी, 50% से नहीं जाएगी। अगर हम मान के चले कि 100% है, तो इसमें से 50% आरक्षण के बाहर नहीं जाएगा। और जो 2019 में अनुच्छेद जो संशोधन किया गया, तो वहाँ पर देखिए कि पहले तो 51% था। ठीक है, यहाँ पर हम जनरल वालों की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर 51% था, लेकिन इसमें से आप देखेंगे कि 10% और दे दिया गया। यानी कि वर्तमान समय में जो वहाँ पर जनरल वालों का जो रिजर्वेशन है वो 41% है। ठीक है, बाकी वहाँ पर जो रिजर्वेशन देखने को मिलते हैं 10% जो है, यहाँ पर एक बना दे रहे हैं खा मान लीजिए कि किसी राज्य में 100% का रिजर्वेशन की बात की जाती है, तो वहाँ पर यूपी की बात कर रहे हैं तो 51% था पहले। अब क्या किया गया है कि 41% जो है ये जनरल वाले हैं, और फिर 10% में यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले हैं। फिर उसके बाद इस तरह से देखिए कि 27% में OBC वाले हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद जो बचता है, तो यहाँ पर 22 या 23% है, 22 या 23% में यहाँ पर SC ST दोनों आते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, SC ST जो है 22 और 23% में दोनों आ जाते हैं। ठीक है, और ये आपका रिजर्वेशन का यूपी में जो बंटवारा किया गया, इस तरह से इस आधार पर बंटवारा किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगले लेक्चर में इसी तरह शानदार चीज़ों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।